कुमार और आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में किसी भी दो अलग अलग पिंडों के बीच हमेशा एक आकर्षण का बल काम करता है, जो उस पिंडों में द्रव्यमान के कारण होता है। वह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे केपलर के नियमों के बारे में। तो केपलर का नियम सोलर सिस्टम में, हमारे सौर परिवार में सूरज का चक्कर काटने वाले सभी ग्रहों की गतियों के संबंध में ये नियम देते हैं। केपलर का नियम देखिए ऐसा है कि सूर्य वही जो हम सुबह उसको उदित होता हुआ देखते हैं और शाम में उसे अस्त होता हुआ देखते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 12 घंटे दिन में तो कम से कम हम लोग सूरज को रोज देखते हैं। इस सूरज का चक्कर ही हमारी धरती लगा रही है। जिस तरह सूरज गोल है, पृथ्वी भी गोल है। पृथ्वी ही की तरह और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज के सबसे निकटतम ग्रह का जो नाम है उसे हम कहते हैं बुध यानी कि मरकरी। उसके बाद है दूसरे नंबर पर शुक्र वेनस, तीसरे नंबर पर पृथ्वी अर्थ, उसके बाद है मंगल मतलब मार्स, इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। उसके बाद जुपिटर है मतलब बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह का आकार इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। उसके बाद सैटर्न शनि भी एक बहुत विशाल ग्रह है और ये इतना विशाल है कि हालांकि ये जुपिटर से छोटा है लेकिन फिर भी ये बहुत विशाल है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि अगर एक विशाल जलकुंड मिल जाए जिसमें शनि को हम रख सकें तो वह तैर के दिखा देगा, क्योंकि जल के घनत्व से शनि ग्रह का घनत्व कम है। उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। यूरेनस को हम अरुण और नेपच्यून को हम वरुण कहते हैं। उसके बाद सबसे अंत में जो अब उसको हम ग्रह नहीं मानते लेकिन एक समय में उनको ग्रह कहा जाता था, प्लूटो। अब प्लूटो को बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। इस प्रकार से अभी वर्तमान वैज्ञानिक मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी भी हैं जो ग्रह नहीं बन सके, असंख्य टुकड़ों में विभाजित हैं और एक रिंग की तरह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम से हमने इसलिए इस टॉपिक को स्टार्ट किया है क्योंकि सोलर सिस्टम मतलब सौर परिवार, इसका पूरा जो सिस्टम है इसको ग्रेविटी ने बैलेंस कर रखा है। ग्रेविटेशन की वजह से पूरा सोलर सिस्टम अस्तित्व में है, बैलेंस्ड है। सबकी अपनी अपनी एक निश्चित कक्षा है जिस कक्षाओं में ये ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, है ना। ये देखिए एक छोटा सा मॉडल में बना दे रहा हूँ। ये सूरज है, सन, इसके चारों तरफ सबसे पहली कक्षा में, सबसे निकटतम कक्षाओं में जो ग्रह चक्कर लगाता है उसको हम बुध कहते हैं यानी कि मरकरी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये मैंने प्लूटो का बना दिया है। प्लूटो को इसलिए भी हम ग्रह नहीं मानते क्योंकि प्लूटो का आकार वैसे भी बहुत छोटा है। दूसरा, प्लूटो की जो कक्षा है अपने निकटवर्ती ग्रह नेपच्यून की कक्षा को लांघता है। तीसरा कारण है कि इसकी कक्षा का जो तल है यानी कि प्लूटो की कक्षा का जो तल है बाकी सभी कक्षाओं की तलों से करीब 17 डिग्री झुकाव रखता है और बहुत लंबा दीर्घवृत्त पर ही चलता है। बाकी सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग समतलीय है, एक तल में सभी कक्षाएं हैं। सभी ग्रहों की बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन सभी की कक्षाएं एकदम एक तल में है, जबकि प्लूटो की कक्षा का तल भिन्न है। इन दोनों तलों के बीच का एंगल मतलब कि इन सभी कक्षाओं का जो एक तल है वह और प्लूटो का जो कक्षा है उसका जो तल है, इन दो तलों के बीच
झुकाव है, करीब 17 डिग्री का कोण बनता है। तो इस आधार पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर मान्यता मिली है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम रहा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की श्रेणियां पाई जाती हैं। इसको हम स्ट्रैट बेल्ट बोलते हैं, स्ट्रैट बेल्ट। और प्लूटो के बाहर एक बहुत विशाल, इसी प्रकार का बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बेल्ट है, वहां भी उसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। क्यूपर या क्यूपर ऐसे कुछ कहा जाता है, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। वो क्यूपर बेल्ट जिसमें असंख्य बर्फ के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े हो सकते हैं, वो भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो सूरज का जो अपना गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, सूरज का जो अपना परिवार है, उस परिवार में सभी आते हैं। और प्लूटो के बाद जो क्यूपर बेल्ट है, उस क्यूपर बेल्ट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और वहाँ तक सूरज का आकर्षण काम करता है, तभी ये सब सूरज के आकर्षण के प्रभाव में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात, इस पूरे सोलर सिस्टम का, इस पूरे सौर परिवार का मुखिया सूरज है, क्योंकि इन सभी में सूरज के अलावा बाकी सभी जितने भी ग्रह, उपग्रह या जो भी इसमें देख सकते हैं आप, क्षुद्र ग्रह या क्यूपर बेल्ट में पाए जाने वाले उनके सभी सदस्य, उनमें से किसी को भी अपना ऊर्जा जनन करने की क्षमता नहीं है। उनमें किसी के पास भी अपना ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। वो किसी भी प्रकार से खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, और वो जब सूरज के प्रकाश से पाते हैं तो वो चमकते हैं और दिखाई पड़ते हैं। इन सभी ग्रहों को ऊर्जा सूरज ही प्रदान करता है, इसीलिए सूरज को इस पूरे सौर परिवार का मुखिया कहते हैं। सूरज जो है अकेला इतना विशाल है कि अगर पूरे सोलर सिस्टम के द्रव्यमान को ध्यान में रखा जाए तो उसका करीब 99.86% अकेला सूरज में मौजूद है। बाकी 0.14% में सूरज के अलावा बाकी सभी ग्रह, उपग्रह और जितने भी सारे पिंड सूरज का चक्कर लगाते हैं, वो सब केवल 0.14% में ही है। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि जिस जुपिटर को हम सबसे बड़ा ग्रह मान रहे थे, जिसमें 1300 हमारी धरती जैसी 1300 ग्रह समा सकती है, वह जुपिटर ही 0.14% में आता है। तो बताइए कि हमारा ये सोलर सिस्टम कितना विशाल हो सकता है, बहुत विशाल। और अगर पृथ्वी की तुलना सूरज से की जाए तो करीब 13 लाख पृथ्वी सूरज में समा सकती है। इतना विशाल हमारा ये सूर्य है, लेकिन दिखता कितना है, छोटा सा दिखता है। क्यों? क्योंकि दूरी भी बहुत अधिक है। पृथ्वी की सूरज से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, इसलिए सूरज छोटा दिखता है। फिर आप कहेंगे कि चंद्रमा भी तो उतना ही आकार का दिखता है। तो चंद्रमा हमारे काफ़ी नज़दीक है और लगभग दोनों का कोणीय व्यास एक समान है। मैंने हमारी दृष्टि में हम जहाँ पर हैं धरती पर, यहाँ से अगर देखा जाए तो उसका जो व्यास है चंद्रमा और सूरज, उस दोनों का व्यास हमारी आंखों पर एक बराबर लगभग कोण बनाता है। लगभग बराबर कह सकते हैं, अंतर तो फिर भी है, लेकिन एक ही जैसा कोण लगभग बनाता हुआ प्रतीत होता है, जिस कारण सूरज और चंद्रमा लगभग समान साइज के दिखते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चंद्रमा और सूरज दोनों बराबर साइज के हैं, बल्कि दोनों के आकार में लाखों गुना अंतर है। इस प्रकार ये हमारी आंखें हैं, मान लीजिए ये चंद्रमा है और ये सूरज है, तो ये इस प्रकार से ऐसे करके एंगल दोनों का सेम। मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, ऐसा नहीं है, तो सीधा करिए, सीधा मान कर चलिए इसको। तो ये तो था सोलर सिस्टम के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया। अब आइए बात करते हैं हम लोग केप्लर्स लॉ के बारे में। केप्लर्स लॉ, ग्रेविटेशन को हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन मूलतः आपको मैंने बता ही दिया कि किसी भी दो पिंडों के बीच के खिंचाव को, द्रव्यमान की वजह से जो खिंचाव है, जो आकर्षण का है बल, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब आगे बात करें हम लोग केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ, केप्लर ने सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने वाले इन सभी ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए, जिन्हें हम केप्लर का नियम कहते हैं। केप्लर का तो पहला नियम ये है, केप्लर का पहला नियम ये है कि जितने भी सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, उन सभी ग्रहों की जो कक्षा है, अर्थात जिस पथ पर रहकर वो सूरज का चक्कर लगाते हैं, सूरज की परिक्रमा पूरी करते हैं और लगातार वो परिक्रमा करते रहते हैं, उनको हम कक्षाएं कहते हैं। और वो कक्षाएं कैसी हैं? दीर्घवृत्ताकार। तो कहने का ये मतलब है कि हम इसको कह सकते हैं कि ग्रहों की जो सभी कक्षाएं हैं वो वृत्ताकार नहीं है, बल्कि दीर्घवृत्ताकार है।
हम कह सकते हैं एवरी प्लैनेट revolve around the sun in an elliptical orbit। माने कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले मतलब चक्कर लगाने वाले जो सभी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की प्रत्येक ग्रह की कक्षा एलिप्टिकल है, मतलब दीर्घवृत्ताकार है। एलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार। वृत्ताकार होता है बिल्कुल पूर्णतः गोल, और दीर्घवृत्ताकार आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल पेज पर या 2 डायमेंशनल फिगर में आप अंडे को देख लीजिए, अंडे का शेप कैसा होता है, लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि वो दीर्घवृत्ताकार है। जबकि सूरज कहाँ है? अगर वृत्ताकार होता तो केंद्र में सूरज होता, लेकिन अगर दीर्घवृत्ताकार है तो सूरज की स्थिति क्या है? तो सवाल है इसमें सूरज की स्थिति क्या है? इसका उत्तर होगा कि सूरज उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर है। अब आप कहेंगे फोकस क्या होती है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अच्छे तरह से मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। 2 कील एक पेपर पर ऐसे गाड़ दें और दोनों कील से एक लंबा धागा का दोनों सिरा दोनों कील से बांध दें और उसको उसके धागे के बीच में पेन की निब पर उस धागे को एक राउंड लेकर के इस प्रकार टाइट कर दें, ऐसे करके इस प्रकार। ये पेन रहा, आप इमेजिन करिए ये 2 कील हैं और ये पेन है, मैंने पेन की निब में धागे का एक राउंड ले लिया है। अब इन दोनों को टाइट रखते हुए, धागे के इन दोनों खंड को टाइट रखते हुए मैं इसको घुमाता हूँ, तब जो ये आकार बनेगा, तब जो शेप लेगा, ये लगभग दीर्घवृत्ताकार होगा। किस प्रकार से? ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। मैं एक फिगर बनाता हूँ दीर्घवृत्ताकार की, ये रही दीर्घवृत्ताकार कक्षा जो कि अंडाकार जैसी दिखती है। और वो 2 कील कहाँ है? तो वो कील यहाँ पर है। इन दोनों कील से होकर जाने वाली लाइन इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मेजर एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, अगर ये मेजर एक्सिस है, ये क्या है? बीच का पॉइंट, सेंटर। इस एक्सिस का मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से जाने वाली वो लाइन जो इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। माइनर एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब सवाल याद करिए, मैं क्या कह रहा था कि सन कहाँ पर है? चलो भाई, ग्रह तो इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये रहा ग्रह, पीक और प्लैनेट, ये घूम रहा है ऐसे करके। तो सन कहाँ है? सन यहाँ पर है कि सन यहाँ पर है कि सन यहाँ पर है कि और कहीं है कि ऊपर है कि नीचे है? किस जगह पोजीशन? व्हाट इज द रियल पोजीशन ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन? तो यहाँ पर वो सन कहाँ हो सकता है? सन सेंटर में नहीं होगा। सन कहाँ होगा? सन इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए किसी एक फोकस पर होगा। देखिए, यहाँ एक फोकस ये है, एक फोकस ये। फोकस के लिए हम यहाँ पर S1 S2 यूज करते हैं। तो इसमें 2 फोकस हैं, इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकस हैं, और इन 2 फोकस में किसी एक फोकस पर होगा सूरज। चलिए, सूरज यहाँ पर है। इस तरह से सूरज यहाँ पर है और ये ग्रह है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इस फिगर को देख के आप बताइए कि क्या वो ग्रह सूरज से एकदम निश्चित दूरी पर है या फिर वो दूरी लगातार बदल रही है? बोलिए। जी हाँ, अगर आप में से किसी ने ये सोच लिया कि दूरी तो बदल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, यू आर राइट। आप यहाँ सही सोच रहे हैं कि ग्रह सूरज के साथ, सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है और जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, ग्रह सूरज से निश्चित दूरी पर नहीं, जबकि वो दूरी बदल रही है। अगर ये वृत्ताकार कक्षा होती और सूरज सेंटर में होता तो ऐसी स्थिति में ग्रह की सूरज से दूरी एकदम निश्चित होती। अब जैसे हमारी धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी ये भी बदल रही है। कहते हैं औसत दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसका ये मतलब है कि यह दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर से ज़्यादा भी हो जा रहा है और कम भी हो जा रहा है। मैक्सिमम दूरी सुनते हैं 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर से कम, उतना ही कम वो दूरी मान सकते हैं। इस प्रकार से ये दूरी चेंज होती रहती है। सूरज की पृथ्वी से दूरी हमेशा एक समान नहीं रहती, लगभग लगातार बदलती रहती है। तो केपलर का जो पहला नियम है, इस पहले नियम से एक बात यह स्पष्ट सामने आती है कि किसी भी ग्रह का सूरज से जो दूरी है वो दूरी एक समान नहीं रहता, बल्कि वो लगातार बदल रहा होता है। इस प्रकार ये इलेप्टिकल ऑर्बिट पर ये कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है। ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस।
मेजर एक्सिस का आधा अर्थात सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ए मान लीजिए, इसको ए डैश मान लीजिए, इसे बी मान लेते हैं, इसको बी डैश मान लेते हैं। तो सेंटर को अगर हम ओ मान लेते हैं तो ओ से ए की डिस्टेंस जो कि मेजर एक्सिस का हाफ होता है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? सेमी मेजर एक्सिस। ओ से लेकर के ए तक, और वही ओ से ए डैश तक भी है। उसी प्रकार सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा? ओ से लेकर बी तक। तो इस पहले नियम का ये निष्कर्ष है कि प्लैनेट का सन के साथ डिस्टेंस वो लगातार चेंज हो रहा होता है। ये रहा इसका पहला नियम। अब मैं बताता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या फिर आप उसे रोक करके, वीडियो को वीडियो में रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका दूसरा नियम है केपलर का, जो दूसरा नियम है केपलर सेकंड लॉ। हाँ, केपलर का पहला नियम, इसको हम कक्षा का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। आप उसे नोट कर लेंगे। केपलर का जो पहला नियम मैंने अभी तुरंत पढ़ाया, आपको लिखाया है, उसमें आप लिख देंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। मैंने पहले नियम को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो है क्षेत्र का नियम, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया मतलब क्षेत्र का नियम। ये क्षेत्र का नियम क्या कहता है? क्षेत्र का नियम दोस्तों ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा वो क्या करती है? तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब इसे आप फिगर में समझें। ये स्पष्ट द्रव्यवृत्त को समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ये ग्रह यहाँ पर है और ये सूरज यहाँ पर है और ये ग्रह मान लीजिए यहाँ पर है पी से क्यू। अभी बहुत दूर है ये, तो पी से क्यू पर आने में इसकी ये लाइन जो है, जो मिलाने वाली लाइन है, ये इतना एरिया स्वैप करती है। और जब ये यहाँ पहुँचती है मान लीजिए आर पर, तो आर से फिर एस पर आने में ये इतना एरिया स्वैप करती है। आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? यहाँ तो ज़्यादा दूर भाग गया, यहाँ कम दूर भागा। यस, जबकि हमने समय अंतराल एकदम बराबर ले लिया है। तो आप देखेंगे कि जब सूरज के निकट रहता है दूरी घट जाती है, सूरज के दूर जब रहता है तो दूरी बढ़ जाती है। दूरी जब बढ़ती है तो लंबाई भी बढ़ती है, और लंबाई बढ़ने से चौड़ाई घट जाती है इस क्षेत्रफल का। जबकि यहाँ लंबाई घट जाने से क्षेत्रफल की चौड़ाई, इस क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहले बता चुके कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो समान समय अंतराल लिया जा रहा है, तो पी से क्यू तक आने में यह लाइन जितना एरिया स्वैप करती है, वो एरिया मतलब एरिया ऑफ पी क्यू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस आर, सॉरी ये आप टी मान लीजिए, तो एस आर टी, एस आर टी, एस पोर्शन लिया। इस प्रकार ये दोनों एरिया बराबर है क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। सेम टाइम इंटरवल में पी से क्यू और आर से टी पहुंचता है ये, इसलिए समान क्षेत्रफल तय किया। इसको कहते हैं क्षेत्र का नियम। और क्योंकि समान क्षेत्रफल समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, समान एरिया स्वैप करता है, तो हम कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी को बोलते हैं मैथमेटिकली dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दूसरा नियम है जिसको हम क्षेत्र का नियम कहते हैं, है ना। तो हम कहते हैं, कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप लिखिए, मैं बोल के दिखा देता हूँ। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. Sweeps equal area in equal interval of time. लिख लिया? ठीक है। मैथमेटिकली इसे प्रूव भी किया जा सकता है। यस, और ये प्रूव करने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा, मानना नहीं तो वास्तविकता है, क्योंकि इसमें ग्रह पर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं काम कर रहा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। चलिए आप कहें तो मैं इसको तुरंत प्रूव करके दिखा सकता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि अगर देखिए ये सूरज है, इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहा है जिसका मास है m, तो इसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है 2m into del A अपॉन del T। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। अगर आप एंगुलर मोमेंटम के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आएंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझेंगे, तो वहां पर एक रिलेशन आपको मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द ट्विस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। सो इट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2m into del अपॉन del t। अगर हम ये इसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें,
तो एक फॉर्मूला है, इसके लिए कहा जाएगा कि भाई इस पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो फोर्स इंटरनल है तो बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टू सेंटर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो सेंटर के डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा। और जब कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होता है तो नेट टॉर्क जीरो होता है। इसलिए अगर टॉर्क जीरो है तो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, dl अपॉन dt इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला होता है dl अपॉन dt, तो बराबर जीरो है तो dl अपॉन dt इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है यहाँ पर। अब l की जगह पर अगर हमने इसका यूज किया तो हमको मिलेगा इक्वल टू जीरो, ये हमको मिल जाएगा। अब आप सोचिए तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो m तो कांस्टेंट है क्योंकि मास कांस्टेंट है, और डेल ए अपॉन डेल टी वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यही कहना चाह रहे थे हम आपको लॉ ऑफ एरिया में कि किसी भी ग्रह का एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मैं इसको मिटाता हूं यहां से और इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लिखता हूं दिस इम्प्लाइज दैट 2m इनटू डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर, अचर मतलब अपरिवर्तनशील, जो परिवर्तित ना हो वो कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से 2m भी इधर आएगा तो कांस्टेंट बाय 2m कांस्टेंट ही होगा। इसीलिए डेल ए अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये इक्वेशन बताता है हमको कि किसी भी ग्रह का एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। सो दिस इज द फुल प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरिया, केपलर थर्ड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो लॉ है ये हमें और क्या समझा रहा है। अभी मैं आपको फिगर में दिखाया था कि देखिए जब ग्रह सूरज से दूर था वो थोड़ी दूरी चला तो उसको वो जो लाइन, जो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली लाइन जो है, जो एरिया स्वैप करती है, वो उसकी चौड़ाई कम होती है। जबकि जब वो पास से गुजरता है, सूरज के पास से गुजरता है, तब जो एरिया स्वैप कर रहा है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड बढ़ गई, तब तो लंबी दूरी तय किया चौड़ाई बढ़ाने के लिए। इसीलिए यह स्पष्ट करता है कि मतलब लॉ ऑफ एरिया ये बताता है कि ग्रह का क्षेत्रीय वेग तो नियत है, इसीलिए ग्रह का जो है कक्षीय वेग वो नियत नहीं है। माने कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए किसी भी ग्रह का अपनी कक्षीय चाल नियत नहीं होती, उसकी वो चाल बदलती रहती है। अब आइए मैं थोड़ा इसको ठीक से समझाता हूँ। ये मैं अभी दूसरे लॉ पर ही हूँ, केपलर के दूसरे नियम पर हूँ, क्षेत्र के नियम पर हूँ मैं। ये रहा सूरज, अब ये रहा ग्रह जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब ये पास आया तो जितना दूर, जितना समय में ये यहाँ से यहाँ तक चल के आया, ये ग्रह जितना समय में ए से बी तक चल के आया उतना ही समय में ये यहाँ पर पहुंचने पर यहाँ से यहाँ चल के आया। क्योंकि आप देख सकते हैं दूरी घट गई, दूरी सूरज से घट गई, तो दूरी घट जाने की वजह से, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, दूरी घट जाने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि एल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एल का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है आई इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट। आई होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप सोचिए, एम है मास ग्रह का, आर है दूरी, औसत दूरी, ओमेगा कोणीय वेग है। अब जरा सोचिए कि एम तो कांस्टेंट है और दूरी आर, अगर ये आर दूरी घट गया आई घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को टेम आर स्क्वायर जब घट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि गुणनफल कांस्टेंट है। जब दो राशियों का गुणनफल कांस्टेंट हो तो एक राशि के घट जाने से दूसरी राशि स्वतः बढ़ जाती है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका रैखिक वेग के साथ संबंध दिया है, ओमेगा बराबर v अपॉन आर। इसका मतलब कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। v मतलब लीनियर वेग, लीनियर वेलोसिटी, रैखीय चाल, मतलब कक्षीय चाल। कक्षा में उसकी दौड़ने की जो स्पीड है ग्रह की वो बढ़ जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रह की जो कक्षा में जो उसकी कक्षीय चाल है वो नियत नहीं है। केपलर का सेकंड नियम, केपलर का यह दूसरा नियम, कक्षा का नियम, यही बात हमें समझाता है कि कोई भी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते समय उसकी कक्षीय चाल नियत नहीं रहती, वो लगातार बदल रही होती है। तो इस प्रकार अगर कोई ग्रह सूरज के निकट से गुजरेगा तो बहुत तेजी में गुजरेगा, अरे भाग भाग गर्मी आ गई, गर्मी लग रही है, सूरज के पास से गुजर रहे हैं, ऐसा सोचेंगे मन में, यही होगा कि भाई पृथ्वी भी है तो सूरज के समीप से गुजर रहा है,
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रह करके सूरज के अगर पास से गुजर रहा हो ज़्यादा गर्मी लगती होगी। ऐसा भी नहीं है कि अगर पृथ्वी सूरज के निकट से गुजर रहा हो तो गर्मी ज़्यादा लगती है, ऐसी बात नहीं। यहाँ थोड़ा उल्टा प्रोसेस, यहाँ थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है। सूरज से निकट जब पृथ्वी आती है, निकटतम स्थिति में रहती है, तो असल में उसी समय ठंड का समय आता है, क्योंकि उस वक्त सूरज के सतह पर जो पृथ्वी की सतह पर जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, इस कारण से ठंड लगती है। जब दूरस्थ स्थिति में होती है, दूर मतलब कि बहुत दूर होता है, कक्षा में सबसे दूर होता है, वो सूरज से दूर रहता है, मतलब यहाँ पर रहता है, तो ऐसी स्थिति में सूरज की किरणें पृथ्वी के सतह पर एकदम लंबवत पड़ती है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर वो लंबवत रहती है, इस कारण से सीधी किरणें पड़ने की वजह से गर्मी लग जाती है। फिगर में दिखाया गया इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट असल में ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट नहीं है। लगभग पृथ्वी की कक्षा लगभग सर्कुलर शेप जैसा ही लगता है, लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल ही है। अब ये कंप्लीट सर्कल होना और इलेक्ट्रिकल कितना ज़्यादा लंबा होना, मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा कितना दीर्घ होगा, इस बात को सिद्ध करता है। इस बात का डिसाइड कौन करता है? इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। मैथमेटिक्स वाले इसेंट्रिसिटी के बारे में जानते होंगे। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.0 से 1 के बीच होती है। जितनी अधिक इसेंट्रिसिटी उतना लंबा दीर्घवृत्त होता है, जितनी कम इसेंट्रिसिटी उतना कम दीर्घवृत्त होता है। वो नियर टू सर्कल होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो ये आपको मैंने बताया केपलर के सेकंड नियम के बारे में। तो केपलर का सेकंड नियम आपको याद रहेगा। क्षेत्र नियम क्या कहता है कि किसी भी ग्रह को सूरज से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है ना। उसके बाद इसके कारण उसकी कक्षीय चाल नियत नहीं रहती, क्योंकि क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। कक्षीय चाल नियत इसलिए नहीं रहती क्योंकि जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूरज के निकट से गुजरेगा तो दूरी घटेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगा। लीनियर वेलोसिटी क्या है? उसका लीनियर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड है, वो बढ़ जाएगा। और जब इसके विपरीत अगर वही ग्रह सूरज से सबसे अधिक दूर होगा तो दूरी बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी घटेगा तो लीनियर वेलोसिटी घटेगा। लीनियर वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल स्पीड घटेगा, मतलब तब वो ग्रह स्लो मतलब धीरे धीरे चलेगा, है ना। फिर भी आपको आश्चर्य होगा, ये धीरे और तेज चलने के पीछे उसका औसत अगर देखा जाए तो पृथ्वी की औसत चाल सूरज के चारों तरफ बहुत ज़्यादा है, किसी भी यान, किसी भी बुलेट ट्रेन से ज़्यादा ही है। और ये स्पीड आपको बता दूं मैं, करीब आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए या आगे पढ़ेंगे तो फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। करीब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और एक चक्कर पूरा करने में इसे तब भी 1 वर्ष का समय, 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, तो जाकर के पृथ्वी इतना स्पीड चलने के बाद सूरज के चारों तरफ इस गोल घेरे में एक चक्कर पूरा करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केपलर के थर्ड नियम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। केपलर का तीसरा नियम है कि कोई भी ग्रह जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उस ग्रह का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो समय टाइम पीरियड कहलाता है। ये सूरज है और मान लो ए बिंदु से ग्रह चलना प्रारंभ करता है और वापस ए बिंदु पर आता है, तो इसमें कितना समय लगा, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। उस ग्रह का 1 वर्ष कहते हैं उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जैसे पृथ्वी के लिए यह समय जो टी है, टाइम पीरियड है, वो कितना है? टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट का समय है। तो किसी भी ग्रह के लिए सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जो लगने वाला समय है, माने उस ग्रह का जो आवर्तकाल है, मतलब टाइम पीरियड टी, वो टी जो है वो टी का वर्ग उस ग्रह के सूरज के बीच औसत दूरी r के घन के सीधा समानुपाती है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं लिखा दूं, चलिए आप लिख लीजिए। लिखिए, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट is directly proportional to the cube of the average distance between the planet and the sun. T square is directly proportional to RQ। मैं फिर से बोल देता हूँ, हो सकता है बोलने में कुछ वर्ड चेंज हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फिर से बोलता हूँ, लिखिए, the square of the time period of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the average distance between the planet and the sun।
आप इसको नोट कर लीजिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। केपलर का ये तीसरा नियम है। और इस तीसरे नियम के अनुसार अगर हम इस चीज को हटा देंगे, समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं, तो बराबर का चिन्ह आता है और साथ में कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट होगा क्या? के। तो होगा के इंटू आर क्यूब। जहां के क्या है? जहां के है केपलर्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहते हैं केपलर कांस्टेंट। ठीक है। केपलर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यह कांस्टेंट डिपेंड करता है सन के मास पर। इस सूरज का जो मास है उस मास पर के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये के वही है। अब किसी अदर सोलर सिस्टम की बात करेंगे। इस सोलर सिस्टम के अलावा हमारा जो सौर परिवार है, इस सिस्टम से बाहर ब्रह्मांड में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। उन सभी सोलर सिस्टम में, अलग अलग सोलर सिस्टम में केपलर कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, वो चीज यूनिवर्सल होता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं। यूनिवर्सल कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो कांस्टेंट हर एक परिस्थिति में हर जगह उतना ही रहता है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं। ये था केपलर कांस्टेंट। ये जो नियम है, ये नियम क्या समझाता है हमको? ये नियम हमको समझा ये रहा है कि किसी भी ग्रह के लिए जो उसका आवर्तकाल है वो अलग अलग होता है। जो ग्रह जितना दूर होगा, सूरज से जितना दूर होगा, उसका आवर्तकाल, उसका टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। जबकि जो ग्रह जितने निकट होता है सूरज के, उसकी उसका टाइम पीरियड उतना ही कम होता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूरज का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। तो बुध का टाइम पीरियड सबसे कम होगा, जबकि सबसे दूर अगर क्या कहते हैं, प्लूटो को मान लेते हैं, तो प्लूटो का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होता है। प्लूटो के लिए आपको आश्चर्य होगा, प्लूटो के लिए 248 धरती का जो वर्ष है, धरती का जो साल है, यहाँ पर हम लोग साल, एक साल समझते हैं, 1 ईयर कितना होता है, तो ऐसे ऐसे 248 साल लगते हैं। तो प्लूटो एक चक्कर पूरा करता है, जबकि जो हमारा ये मरकरी है, सबसे निकटतम ग्रह मरकरी जो है, इसको लगते हैं 88 दिन अर्थ डेज। धरती पर एक दिन का समय कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। ऐसे ऐसे 88 दिन में मरकरी सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि सबसे निकट है। जबकि पृथ्वी को लगते हैं कितने दिन? 365 दिन, 365 दिन और 5 घंटे 45 मिनट। इस तरह से 24 घंटे का एक दिन होता है धरती पर। तो ऐसे 365 दिनों में धरती एक चक्कर पूरा करती है मरकरी को, जबकि 28 दिन लग जाते हैं, और प्लूटो को 248 वर्ष लगते हैं। तो ये था केपलर का तीसरा नियम, है ना। चलिए बात कर लेते हैं केपलर कांस्टेंट की वैल्यू को निकालो। केपलर कांस्टेंट का जो वैल्यू वो कैसे निकलेगा? राइट, थोड़ा न्यूटन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं। एक बात, उससे पहले एक बात और बताते हैं आपको। अगर हमको ये पता हो कि इसी सोलर सिस्टम में कोई ग्रह है, उसकी सूरज से दूरी कितनी हो सकती है, अगर ये पता हो कि वो ग्रह इतना समय पूरा में एक चक्कर पूरा करता है, तो वो दूरी ज्ञात की जा सकती है। और अगर ये पता हो कि उसकी दूरी कितनी है, तो वो कितना समय में एक चक्कर पूरा करेगा, दूरी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि बुध ग्रह मरकरी 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मरकरी एंड द सन, हाउ कैन यू कैलकुलेट, तो उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए उस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, केपलर्स लॉ के आधार पर बनाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, if the Mercury, if the planet Mercury completes one revolution in 88 days, find the distance between the sun and मरकरी। कहा कि मरकरी अगर 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है सूरज का, तो ऐसी स्थिति में सूरज से उसकी दूरी क्या होगी? तो केपलर के नियम के अनुसार हम इस दूरी को निकाल सकते हैं। जगह कम है, मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ, याद रखना है 88 दिन। तो चलिए केपलर के नियम के आधार पर हम मरकरी की दूरी निकाल लेते हैं। मरकरी के लिए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 88 दिन है, और इसके लिए डिस्टेंस निकालना है आपको मरकरी का। मान लीजिए वो डिस्टेंस है r है, m फॉर मरकरी। लेकिन आपको और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो निकालेंगे कैसे? केपलर के नियम से कैसे निकालेंगे? केपलर के नियम के अनुसार
ये पता होना चाहिए ना कि केपलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, लेकिन नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। तो हम धरती के बारे में तो जानते हैं कि धरती की दूरी, पृथ्वी की दूरी सूरज से कितनी है और पृथ्वी कितना टाइम में सूरज का एक चक्कर पूरा करती है। तो इन दो चीजों को यूज कर लेते हैं इसके साथ। तो देखिएगा, तो मरकरी का जो टाइम पीरियड है वो और अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो, अर्थ का टाइम पीरियड, अगर इसका रेशियो देखा जाए तो फॉर्मूला के आधार पर आइए। मरकरी का टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, मरकरी के टाइम पीरियड का स्क्वायर केपलर के नियम के अनुसार, केपलर्स लॉ के अनुसार बताइए टीएम स्क्वायर कितना हो जाएगा। टीएम स्क्वायर होगा के इंटू आर एम स्क्वायर बटा, नीचे में अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो टी स्क्वायर बराबर अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, के इंटू आर ई स्क्वायर। ऐसा तो लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में के और के कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, फॉर्मूले में 3 चीजें दी हुई है, नहीं दी हुई है, चलिए बता देते हैं। ये क्या है, अर्थ का डिस्टेंस सन के साथ, सन से अर्थ की दूरी है, ये आपको पता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, मतलब 14,96,00,000 किलोमीटर। और अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 365 दिन, मैं बोल चुका हूँ। अगर ये दोनों यहाँ रख दिया जाए, इसको यहाँ रख दिया जाए, इसको निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले फॉर्मूला निकालते हैं। आर एम कितना हो जाएगा, इस पर डालाइए, इस पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी एम, सॉरी एक करेक्शन करना चाहूँगा, केपलर्स लॉ में आर क्यूब था तो आपको ये आर क्यूब कर देना है। तो कितना होगा तब, टी एम स्क्वायर अपॉन टी ई स्क्वायर इंटू आर ई क्यूब, और आर एम पर पावर 3 था तो इस पर भी पावर, जब ये पावर 3 जब इधर जाएगा तो 1/3 पावर हो जाएगा। ऐसे करके आप देखिए, ये रहा फॉर्मूला। अब इस पे सबकी वैल्यू को पुट करिए, रखिए और सॉल्व करिए, फिर आपको देखिए आर एम मतलब कि मरकरी का सन के बीच के डिस्टेंस कितने निकलते हैं, आप इसको करके देख सकते हैं, अपने से भी करके देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है। तो ये केपलर के नियम का उपयोग करके हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। केपलर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, चलिए इसको निकालते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन 2 मैसिव बॉडीज, 2 बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वो निकालना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर अभी। केपलर कांस्टेंट के लिए न्यूटन ने क्या किया, मान लीजिए जिसका मास m है और सूरज बहुत बड़ा है, इसका मास कैपिटल m है और ये चक्कर लगा रहा r त्रिज्या के पथ पर। तो कोई भी पिंड अगर किसी भी दूसरे पिंड का चक्कर लगाता है या किसी बिंदु के चारों ओर घूमता है, तो घूमने की चाल अगर v है, तो ऐसी स्थिति में इसको घुमाने वाला जो बल है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल, वो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होगा mv²/r। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की तरफ काम करता है, केंद्र की तरफ इस पर लगने वाला बल सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है। इसका ये मतलब है कि यह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, जिसका मान होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इनटू मास ऑफ द सन इनटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको निकलेगा केपलर कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इसको बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा mv² अपॉन r इक्वल टू gmm अपॉन r²। काटिए m को m से काटिए, कट गया, r को r से काट दीजिए, एक r तो बच ही गया यहाँ पर। आगे देखिए, अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगर करना है तो नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके वो करके आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर लिखते हैं v², तो कट गया, m भी कट गया, r भी कट गया, बचा v²। v है लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड कह सकते हैं कैसे होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस है एक राउंड में 2πr, एक राउंड में पूरा करने में लगने वाला जो समय है वो है t, तो 2πr अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया वेलोसिटी v या स्पीड v, होल स्क्वायर v² पर v² इक्वल टू gm अपॉन r हो गया। यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करिए तो 4π² r² अपॉन t² इज इक्वल टू gm अपॉन r। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर r इंटू r² r³ हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4π² ये जो है तो है ही, हमने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। t² इंटू gm, तो t² इंटू gm। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, ठीक है।
अब देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, फिगर की जरूरत हमको अभी नहीं है। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू, अगर जीएम को इधर लाया जाए तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम है सन का मास, सूरज का मास। इसे मान लीजिए कांस्टेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। व्हाट इज दिस, दिस इज केप्लर्स लॉ। और यहाँ ये कांस्टेंट के केप्लर्स लॉ में था ना, देखिए तो के की जगह पर कौन आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अब। देयरफॉर केप्लर्स कांस्टेंट के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। ये फॉर्मूला केप्लर कांस्टेंट का फॉर्मूला है, जहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और m सन का मास है जो कि लगभग 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है। 4 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है। आप रख करके देखिए केप्लर के कांस्टेंट के का मान आप निकाल सकते हैं। यह मान सोलर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। सोलर सिस्टम के अंदर किसी भी ग्रह के द्वारा सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने जाने के संदर्भ में ये केप्लर कांस्टेंट का वैल्यू वहां दिया जा सकता है। लेकिन अगर कहेंगे भाई कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वहां केप्लर का लॉ यूज करिए, कर सकते हो, लेकिन केप्लर कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू नहीं, फिर वहां पर वो दूसरी वाली वैल्यू होगी, क्योंकि तब चूंकि चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का चंद्रमा, तो वहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, न कि सूरज का द्रव्यमान होगा। उसी प्रकार किसी अदर सोलर सिस्टम के लिए, ब्रह्मांड में कोई और सोलर सिस्टम है, तो वहां पर के लिए सूरज का द्रव्यमान, उस सूरज का वो जो तारा होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वहाँ वो m उसके लिए यूज होगा। लेकिन जी हमेशा हर जगह एक जैसा होगा, इसीलिए जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये था तुम्हारा आपका केप्लर का नियम। केप्लर के नियम, थर्ड नियम को न्यूटन ने इस प्रकार से प्रूव किया। इस प्रूव को करने के बाद साथ ही साथ केप्लर कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।